आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सेल स्क्रिप्टिंग इज देयर। सो सेल स्क्रिप्टिंग में आपके पास वेरियस फीचर्स अवेलेबल है, और फीचर्स का मतलब होता है प्रोग्रामिंग लाइक ऑफ स्टेटमेंट्स आर गिवन इन द सेल स्क्रिप्टिंग फॉर्मेट। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दो चीजें इसमें चीजें आपके पास होती है। सबसे पहला चीज होता है, इसमें जो सबसे पहला चीज होता है, यू कैन सी दैट ये सेल होता है सबसे पहला, और दूसरा होता है ये स्क्रिप्टिंग। तो स्क्रिप्टिंग मतलब होता है कि ये विदाउट कंपाइलर ये काम करता है। एक तरीके से सेल के कमांड्स को ही स्क्रिप्टिंग फॉर्म में हम यूज करते हैं, जिसमें ये होता है कि कुछ एडिशनल फीचर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जैसे कि कंडीशनल, आप इसमें कंडीशनल पुट कर सकते हो, कंडीशन लगा सकते हो, इसमें आप लूप लगा सकते हो, इसमें आप वेरिएबल को जो होता है डिक्लेयर कर सकते हो। तो इसका मतलब होता है ये जब फीचर्स ऐड हो जाते हैं इंक्लूडिंग द सेल स्क्रिप्ट, यानी सेल के जो कमांड्स होते हैं वो तो आपके चलेंगे, साथ ही साथ इसमें स्क्रिप्टिंग टाइप के फीचर्स, यहाँ तो इसलिए कॉम्बिनेशन में सेल स्क्रिप्टिंग हम लोग बोलते हैं। तो यूनिक्स सेल स्क्रिप्टिंग एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जैसे कि आप जावा स्क्रिप्ट, वीवी स्क्रिप्ट पढ़ते हो, तो वो एक अनदर फॉर्मेट ऑफ लैंग्वेज है जिसमें हम HTML के साथ यूज करते हुए उसको पढ़ते हैं। तो वो जो HTML के साथ पढ़ते हैं तो कुछ एडिशनल प्रोग्रामिंग फीचर्स उसमें अवेलेबल हो जाता है जो कि HTML का हेल्प करता है। सेम एज यहाँ पे सेल का हेल्प करने के लिए कुछ इस तरह के हमारे पास फीचर्स है जिसको हम लोग अवेलेबल करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल का कॉम्बिनेशन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह बिहेव होने लगता है, और काम वही होता है जो हमारा जो बेसिक आर्किटेक्चर होता है यूनिक्स का, उसी पे ही काम होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है कि सेल में जो हम नॉर्मल कमांड यूज करते हैं उसके साथ साथ हम एक स्क्रिप्टिंग बेसिस यानी प्रोग्रामिंग टाइप ऑफ जो स्टेटमेंट्स है उसको भी हम पुट कर सकते हैं, जिससे कि आपके बेटर रिजल्ट, कंडीशनल बेस्ड रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट वन बाय वन आपको मैं बता रहा हूं, आप ध्यान देंगे इसमें क्या होता है। सबसे पहला होता है कि सेल स्क्रिप्टिंग इज एन ओपन सोर्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी ये अगर हम लिनक्स बेस की बात करिए, यूनिक्स से एक ओपन सोर्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ध्यान देंगे यहाँ पे इसको इसने बोला है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। यानी अब चीजें वही बोल रही है कि हम प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को बोल रहे हैं, बट ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह बिहेव नहीं करता, यानी ये कंपाइलर के बेस काम नहीं करता है। ये एक तरीके से इंटरप्रेटर, यानी जो सेल स्क्रिप्टिंग जो हम यूज करते हैं, सेल के कमांड को जैसे इंटरप्रेट होता है, इसको भी उस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है। बट ये ओपन सोर्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग डिजाइन टू बी रन बाय द यूनिक्स और सेल, ये एक इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपको इसको रन भी करना है तो सेल के थ्रू ही रन होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। यानी इसके लिए कोई कंपाइलर्स नहीं है कि आप उसको कंपाइल करोगे रन करोगे, नहीं, ये होगा सेल के थ्रू ही। यानी आप जो भी चीजें करते हो कमांड में, जैसे कि आप लिस्टिंग कमांड कर रहे हो, AW की कमांड, TR कमांड, कैट कमांड, जो भी आप सेल में टाइप करते हो तो उसका रिजल्ट दिखाता है। सेम एज रिजल्ट यहाँ भी होगा, बट इसमें कुछ प्रोग्रामिंग फीचर्स भी ऐड हो जाते हैं। पहला चीज हो गया। सेकेंड वन, सेल स्क्रिप्टिंग इज ए प्रोग्राम टू राइट ए सीरीज ऑफ कमांड्स फॉर द सेल टू एग्जीक्यूट। सिंपल सी बात है, ये चीजें आपको ध्यान देने वाली होता है कि सीरीज ऑफ कमांड्स, तो इसका मतलब होता है कि जब मैं ये टाइप करता हूं कैट, तो एक लाइन में मैं एक ही टाइप कर सकता हूं कैट कमांड, जो होता है एक लिस्टिंग देगा। उसके बाद अगर मैं कुछ चाहता हूं, जैसे कि कुछ इसने आउटपुट दे दिया, उसके बाद मैं चाहता हूं इसके लिस्टिंग करना चाहता हूं, तो अगेन मैं एक सेट ls कमांड टाइप करूंगा। तो इसका मतलब होता है कि अगर आप नॉर्मल सेल स्क्रिप्ट की यूज करते हैं, सेल कमांड चलाते हो, तो वन बाय वन आपको अलग अलग टाइप करना पड़ता है। लेकिन अगर सेल स्क्रिप्टिंग यूज करते हो तो फिर आप क्या करोगे, ये जो कमांड है, जैसे कैट कमांड के बाद जो होता है ls कमांड, ये जो कमांड होता है आप एक साथ एक फाइल में लिख सकते हो। तो यही चीज बोल रहा है कि सेल स्क्रिप्टिंग इज ए प्रोग्राम, यानी ये क्या कहलाएगा, अगर आप एक साथ लिख देते हो तो दैट इज नोन एज ए प्रोग्राम, यानी ये प्रोग्राम कहलाएगा। अब ये प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करोगे तो वन बाय वन ये एग्जीक्यूट करता है। तो ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। आप इंडिविजुअली कमांड को रन करने के बजाय उसको एक प्रोग्राम फॉर्म में रन कर सकते हो, जिसमें कि सीरीज ऑफ कमांड्स फॉर द सेल टू एग्जीक्यूट। इसका मतलब है जब इस फाइल को, यानी ये जो फाइल है, इस फाइल को जैसे ही एग्जीक्यूट करते हो तो वन बाय वन वो आउटपुट आपको देगा। आप में से मुझे ये कोई बता सकता है कि बैच फाइल के बारे में कोई जानता है? डॉस में एक बैच फाइल होता है, किसी को आइडिया है वो बैच फाइल क्या होता है? एनीवन? डॉस में
बैच फाइल का कंसेप्ट होता है। देखिए ये भी बहुत बेसिक कंसेप्ट है जो डॉस में हम यूज करते हैं। सेम चीजें, जो चीजें हम यहाँ कर रहे हैं यही चीज वहां पे जो डॉस के बेस की बात करते हैं, ये तो यूनिक सिस्टम है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में वो बैच फाइल के फॉर्म में होता है, जिसमें जो भी हमारे पास कमांड्स होते हैं, जो भी डॉस के कमांड्स होते हैं, उन सब कमांड्स को जो होता है हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ एक में रख सकते हैं, यानी एक ही जगह हम उसको रख सकते हैं और जिससे वो रन करने लगता है। तो ये कहलाता है हमारा जो होता है बैच फाइल सिस्टम, सेम एज यहाँ पे जो होता है सेल स्क्रिप्टिंग। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि सेल स्क्रिप्टिंग एग्जैक्टली क्या है। इसमें कोई कंपाइलर्स काम नहीं करता है, सेम एज जो यूनिक्स के कमांड्स हम यूज करते हो वही कमांड्स यहाँ भी अप्लाई होता है। इट कैन कंबाइन लेंथी एंड रिपीटेटिव सीक्वेंस। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये फीचर जो होता है आप अगर कमांड बेस्ड के करने जाओगे तो बार बार एक ही कमांड को टाइप करते जाओ तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो जब हम रिपीटेटिव स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको याद होगा कि इसके लिए हम सी में कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं, बता सकते हो रिपीटेटिव सीक्वेंस के लिए? जानते हो ना, सी लैंग्वेज में रिपीटेटिव सीक्वेंस या रिपीटेटिव स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करना है तो क्या लगाते हैं, कौन सा हमारे पास स्टेटमेंट? लूप। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लेंथी तो ठीक है, लेंथी तो अलग चीज होता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का स्टेटमेंट है उसको लेकिन छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है इसको अगर मैं डॉस कमांड के बेस पर यानी लिनक्स में अगर या यूनिक्स में बोलता हूँ कि आप बार बार एक ही कमांड को टाइप करो, बार बार देखते रहो, तो आप बोलोगे कि इतना सारा देखूं, उससे अच्छा तो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बना दूं जो कि बार बार रन करेगा और आउटपुट आपको दिखाएगा। तो इसका मतलब है कि रिपीटेटिव सीक्वेंसेस अगर एक ही टाइप के कमांड को थोड़ा थोड़ा चेंज करके अगर आप देखना चाह रहे हो तो ये जो सीक्वेंस है जिसको हम लोग लूप बोलते हैं ये भी हमारे पास पॉसिबल होता है। तो वही चीज बोल रहा है कि इट कैन बी कंबाइन लेंथी एंड रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ कमांड्स इनटू ए सिंगल एंड सिंपल स्क्रिप्ट। यानी एक सिंपल सा सिंगल और सिंपल स्क्रिप्ट में उसको लिख सकते हैं that can be stored and executed। अब देखिए खास बात है स्टोर्ड, यानी इसको आप स्टोर करके रख सकते हो। नॉर्मल कमांड को आप स्टोर नहीं कर सकते, उसको रन करते हो, रन करने के बाद आ जाता है आपका आउटपुट दिखा के, लेकिन आप इसको स्टोर करके रख सकते हो, स्टोर एंड बाद में इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो एनी टाइम विच रिड्यूस प्रोग्रामिंग एफर्ट्स। तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो मेहनत बार बार एक ही चीज को देखने की बात होती है, बार बार मैं सीक्वेंस ऑफ कमांड्स को जो होता है देखना चाहता हूँ, बार बार आज बैठा हूँ, आज चेक कर रहा हूँ, फिर कल के डेट में फिर से वही चीज मुझे चेक करने की जरूरत पड़ता है। तो उसके अच्छा है कि आप उसको सारे जितने भी कमांड्स आप एक के बाद एक एग्जीक्यूट करके चेक करते हो उन सब कमांड्स का एक स्क्रिप्टिंग फॉर्म में आप फाइल बना लीजिए और जब भी आपको लगता है तो उस फाइल को एग्जीक्यूट कर दिए, आपको सीरीज ऑफ पूरे एग्जीक्यूट करके। तो बार बार आपको अलग अलग कमांड को याद करने की भी जरूरत नहीं है और लिख के देखने की भी जरूरत नहीं है। तो ये जो फीचर्स है बहुत ही खास फीचर्स है जो कि आप समझ सकते हो कि ये हमारे काम को कितना रिड्यूस कर देता है और हमारे जो प्रोग्रामिंग एफर्ट्स है वो भी थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है हमारे लिए। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ स्क्रिप्टिंग। तो इसीलिए बोला गया है कि जो आपको जो डेफिनेशन ऊपर दिया गया है कि व्हाट इज सेल्फ स्क्रिप्टिंग, सो दिस इज सेल्फ स्क्रिप्टिंग। सेल्फ स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या है जो 3 पॉइंट में आपको बताया गया। ठीक है, अब आ जाते हैं सेल स्क्रिप्टिंग में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है स्क्रिप्टिंग और एक होता है सेल। तो पहले हम शेल के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ऑलरेडी आपको पता है सेल क्या होता है। तो सेल के बारे में यानी ये जो आपको व्हाट इज सेल, तो सेल के बारे में हम लोग देखते हैं कि सेल क्या होता है। सेल इज ए यूनिक्स टर्म्स फॉर एन इंटरफेस। मैंने यूनिक्स के आर्किटेक्चर में आपको बताया था कि सेल जो होता है कर्नल के जस्ट ऊपर होता है, जो यूजर होता है वो सेल के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। तो सेल इज एन इंटरफेस बिटवीन द कर्नल एंड द यूजर। तो वही चीज यहाँ बताया गया है कि एक यूनिक्स टर्म्स होता है, इट इज एन इंटरफेस बिटवीन ए यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि कर्नल जो कोर पार्ट होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भी सर्विसेज है जो कि कर्नल के थ्रू होता है उनके बीच में ये इंटरफेस का, यानी एक यूजर होगा, जैसे कि मैं अगर बात करूंगा दिस इज कर्नल पार्ट, ठीक है, उसके ऊपर जो होता है ये, अब ये यहाँ यूजर होते हैं, बाहर हमारे पास जो होता है यूजर्स होते हैं जो कनेक्ट होते हैं। तो ये हो गया हमारा सेल, तो ये सेल हो गया और ये हो गया कर्नल। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि यूजर और कर्नल के बीच में ये जो होता है सेल, इट्स एन इंटरफेस, एक तरीके से इंटरफेस क्रिएट करता है।
तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सेल इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कर्नल। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज एग्जीक्यूट करना है तो आपको सेल में सेंड करना पड़ेगा, सेल उसको इंटरप्रेट करेगा, फिर पास ऑन करेगा वो कर्नल को, एंड देन कर्नल विल एग्जीक्यूट द प्रोसेस, जो भी है उसको रिटर्न करेगा। Second one, cell provides user with an interface and accept human readable commands. ये सोचने वाली बात है, जो भी कमांड्स हम इनपुट देते हैं तो ह्यूमन रीडेबल होता है। जैसे हम कमांड देते हैं ls, तो यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है लिस्टिंग, ह्यूमन रीडेबल कमांड है। हम याद रख सकते हैं कैट, कैट का मतलब होता है कॉन्कैटनेट वाला प्रोसेस है, इसमें डिस्प्ले भी कर सकते हो और ऐड भी कर सकते हैं कैट कमांड। तो ऐसे करके हमारे पास अब जैसे CMP कमांड, तो CMP से आपको समझ में आता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंपैरिजंस कमांड। तो इस तरीके के जो यूजर रीडेबल कमांड्स है, जो कि हम शॉर्ट फॉर्म हमको याद रहता है, उस टाइप के कमांड्स को वो एक्सेप्ट करता है इनटू द सिस्टम एंड एग्जीक्यूट दोस कमांड जो कि ह्यूमन रीडेबल है, कमांड्स व्हिच कैन रन ऑटोमेटिकली एंड गिव द प्रोग्राम्स आउटपुट ए सेल स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है ये क्या करेगा, यहां से यूजर के डेटा को लेगा, कर्नेल में एग्जीक्यूट होगा और कर्नेल उसके आउटपुट को यूजर को सेंड करेगा। तो इसका मतलब है यूजर जो होता है ह्यूमन रीडेबल कमांड्स को सेल को सेंड करता है, सेल उसको इंटरप्रेट करता है, एग्जीक्यूट करता है और कर्नेल से उसको रिक्वेस्ट करता है और कर्नेल उसका रिस्पॉन्स देता है, तो आउटपुट है सेल स्क्रिप्ट। तो इसका मतलब होता है कि जो भी हमारा होता है वो रिटर्न करता है सेल को, और सेल जो होता है वो यूजर को इन्फॉर्म करता है। तो सेल का मतलब क्या है आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। अब लास्ट पॉइंट इसमें दिखा रहा है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज मेड ऑफ मेनी कंपोनेंट्स। जैसे मैंने बताया था कि अगर इसके बारे में आपको जानना है कि डिफरेंट ऑपरेटिंग यानी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने सारे आपके पास कंपोनेंट्स होता है, तो अगर हम जनरलाइज फॉर्म में पढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो एक बेसिक आपको स्ट्रक्चर मिल जाता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि सारे कंपोनेंट्स की बात करते हैं, लेकिन सेल स्क्रिप्टिंग की बात करते हैं, तो उसमें से दो कंपोनेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला है कर्नेल और दूसरा सेल, जो कि मैंने आप यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो डायग्राम है इसमें मैंने आपको बताया कि हमारा जो भी कमांड है इन द फॉर्म ऑफ सेल में वो इंटरप्रेट होता है, और उसको फिर हम कहाँ सेंड करते हैं, कर्नेल में। कर्नेल फिर उसको रिस्पॉन्स करता है। तो इसका मतलब है सेल से हमारा रिक्वेस्ट यहाँ जाता है और उसके बाद जो होता है उसका जो रिस्पॉन्स है आप देख सकते हो यहाँ पे उसका रिस्पॉन्स आता है। सो दिस इज कॉल्ड, आपके पास ये दोनों कंपोनेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी अगर हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू द सेल स्क्रिप्टिंग, तो सेल का इंपॉर्टेंस है, साथ ही साथ कर्नेल का, क्योंकि इन दोनों के बिना आपका सेल स्क्रिप्टिंग का कोई यूज नहीं है। अब जाते हैं धीरे से हम इनसाइड पोर्शन पे जा रहे हैं कि अब स्क्रिप्टिंग क्या होता है। अब यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी है। जो भी चीजें बता रहा हूं आपके माइंडसेट में बैठ जाना चाहिए कि ये प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को कैसे फॉलो करता है और किस तरह से प्रोग्रामिंग फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो वन बाय वन मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए ऊपर जो टॉपिक्स लिखा गया है कि हाउ टू राइट सेल स्क्रिप्टिंग इन लिनक्स और यूनिक्स, अगर आप चाहते हो तो कैसे होता है। तो अभी तो फिलहाल आपके सिस्टम में कभी भी यूनिक्स इंस्टॉल करना आसान नहीं होता है, तो अभी तो आपके पास ओपन सोर्स में लिनक्स के बहुत सारे फ्लेवर है, जिसमें से आप किसी भी एक वर्जन को आप इंस्टॉल कर सकते हो, फिर चेक कर सकते हो कि कैसे होता है प्रोग्राम। तो पहले जान लीजिए कैसे होता है। सेल स्क्रिप्टिंग आर रिटन यूजिंग टेक्स्ट एडिटर। सिंपल सी बात है, जैसे आप सी लैंग्वेज में सी की प्रोग्रामिंग करते हो तो उसके लिए भी आपके पास टर्बो सी का एडिटर होता है, ब्लू कलर का स्क्रीन होता है, वेल नोन स्क्रीन। तो उसी तरह से इसमें भी आपके पास एडिटर होता है, चाहे विंडो वर्जन में आप लिनक्स पे हो चाहे डॉस वर्जन में। तो डॉस वर्जन में मैंने वीआई एडिटर के बारे में तो आपको बता ही दिया था कि इसका आप यूज कर सकते हो, और विंडोज वर्जन में भी एडिटर्स अवेलेबल है जिसमें आप अपने स्क्रिप्टिंग को लिख सकते हो। तो सबसे पहला चीज ये हो गया। सेकेंड पॉइंट आपको बता रहा है ऑन योर लिनक्स सिस्टम ओपन ए टेक्स्ट प्रोग्राम। अब देखिए स्टेप बता रहा है कि आप इसको टेक्स्ट एडिटर में कर सकते हो। तो सबसे पहला तो टेक्स्ट एडिटर को आप ओपन कीजिए, ओपन ए न्यू फाइल टू बिगिन टाइपिंग। आप उसको टाइप करना है सेल स्क्रिप्ट और सेल प्रोग्रामिंग। अगर आपको सेल प्रोग्रामिंग की तो आप एडिटर ऊपर करोगे, सेल प्रोग्रामिंग लिखना शुरू करोगे। देन गिव द सेल परमिशन टू एग्जीक्यूट। तो इसका मतलब है नेक्स्ट स्टेप में बोल रहा है कि आप सेल को एक परमिशन दोगे, परमिशन टू एग्जीक्यूट योर सेल स्क्रिप्ट। तो इसका मतलब है जब आप फाइल लिख लिए हो, फाइल के अंदर प्रोग्राम लिख लिया हो और उसके बाद जो है उसको सेव कर दियो, तो उस फाइल को एक परमिशन देना पड़ेगा। अब वो परमिशन क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि वो परमिशन क्या होता है। ठीक है, एंड नाउ पुट योर स्क्रिप्ट
एट द लोकेशन, और उसके बाद आप जो होता है उस स्क्रिप्ट को लोकेशन पे सेंड कर देंगे, एंड वेयर द सेल कैन बी फाइंड। तो इसका मतलब है उसके बाद, तो इसका मतलब है राइट करना, राइट करते समय कुछ बेसिक चीजों को ध्यान देना है कि कुछ परमिशन आपको देना पड़ेगा कि कैसे करके रन होना चाहिए वो चीज, और उसके बाद उसको सेव करेंगे, एक लोकेशन में डाल देंगे जिससे कि बाद में उसको देख सकते हो। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट में हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं कि डिफरेंट हमारे पास जो ये जो होता है, आप सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हो कि सारा चीजों को उसने एक लाइन में स्टेटमेंट वाइज समझा दिया। अब उसको थोड़ा स्पेसिफाई कर देते हैं और थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी अब एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। तो स्टेप्स इन क्रिएटिंग ए सेल स्क्रिप्ट आर, जो हमारे पास स्टेप्स होते हैं सेल स्क्रिप्ट को क्रिएट करने के, उनमें से सबसे पहला क्रिएट ए फाइल। तो इसका मतलब होता है, सबसे पहला पॉइंट आपको बोल रहा है कि आप फाइल क्रिएट करेंगे यूजिंग ए वीआई एडिटर। जैसे मैंने आपको बताया वीआई एडिटर और एनी अदर एडिटर अगर आपके पास है तो उसको आप करेंगे। फिर उसके बाद होता है नेम स्क्रिप्ट फाइल। अब स्क्रिप्ट फाइल का नाम देंगे, लेकिन एक चीज ध्यान देना है, उसके स्क्रिप्ट फाइल का नाम देते साथ में उसका एक्सटेंशन आपको .sh लगाना नहीं भूलेंगे। अगर आप ये नहीं लिखते हो या नहीं लगाते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम्स आ जाएंगे कि आप इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है जैसे कि सी के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए .c मेंशन होना जरूरी है, यानी उसके एक्सटेंशन में। उसी तरह से सेल स्क्रिप्ट की पहचान .sh से होती है। तो इसका मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर बात करूंगा, एक एग्जांपल लेता हूं, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि ABC मैंने फाइल क्रिएट किया एडिटर के थ्रू और sh कमांड। तो आप देख सकते हो कि ये जो फाइल होता है ये स्क्रिप्टिंग फाइल कहलाता है। पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट, स्टार्ट द स्क्रिप्ट विथ। ये चीजें ध्यान रखना है जब भी आप स्क्रिप्टिंग लिखते हैं, तो ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन ये लिखना जरूरी रहता है। ये बताता है कौन सा शेल में आप इसको रन करने वाले। तो हैश, फिर एक्सक्लेमेशन साइन, फिर स्लैश बिन स्लैश, आप ऐसा लिखते हो। ये सेकेंड पार्ट है। मैं कोड बना के दिखाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद पहला लाइन होने के बाद आप बाकी सब लाइन लिखिए जो भी आपके लाइन्स हैं, यानी पहला लाइन कंपलसरी है जो कि आपको लिखना है। तो स्टार्ट द स्क्रिप्ट विथ, यानी ये फर्स्ट लाइन, इसको अगर बोलेंगे तो ये हो गया फर्स्ट लाइन जिसमें आप लिखते हो, ठीक है। इसके बाद सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन। जैसे सेकेंड लाइन अगर आप चाहे तो इसको इससे करेंगे, एंड थर्ड लाइन एंड सो ऑन। तो ये आप उसके बाद लिखोगे। तो यानी थर्ड पॉइंट में बता रहे कि आपकी जो कमांड्स है फर्स्ट लाइन के बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑनवर्ड्स आप लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट में आपको बता रहा है कि उसको आपको सेव करना। तो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया कि sh इज इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका कमांड है, यानी ये जो फाइल का नाम है, फाइल का नाम जैसे मैंने अभी बताया था कि abc डॉट करके sh करके, तो ये हो गया एग्जाम्पल जो कि फोर्थ पॉइंट में आपको बता रहा है। और उसके बाद जो होता है फॉर एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट टाइप। तो आपको अगर एग्जीक्यूट करना है तो ये वाला आप टाइप करो। एग्जाम्पल दिया है, अलग अलग सेल के लिए अलग अलग प्रोसेस होता है, वो आप नेक्स्ट जब मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट इंपॉर्टेंट है जिसको आपको समझना है कि मैं जो फर्स्ट लाइन में लिखा था ये क्या होता है। तो हैश एक्सक्लेमेशन साइन जो दिया हुआ है इज एन ऑपरेटर कॉल्ड, ठीक है, शेबैंग। शेबैंग नाम का ऑपरेटर है विच डायरेक्ट्स द स्क्रिप्ट टू द इंटरप्रेटर, यानी उस स्क्रिप्ट को बताता है कि यहाँ पे जो भी चीजें लिखी गई है वो इंटरप्रेटर को इन्फॉर्म करता है। टू द इंटरप्रेटर लोकेशन, तो यानी इंटरप्रेटर कहाँ पे है उसको लेके उस सेल को एग्जीक्यूट करने के लिए ये जो हम लगाते हैं, ताकि ये पता चले कि ये जो होता है एक तरीके से सेल स्क्रिप्ट है। इसके लिए आपको एक इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ेगी जो कि इसको इंटरप्रेट करते हुए एग्जीक्यूट करेगा। सो इसीलिए लिखा गया है कि ये जो लिखा गया है डायरेक्टेड द बॉन्ड सेल। तो पास जो लिखा हुआ है बॉन्ड सेल, आप अगर अलग अलग सेल में काम करते हो तो ये नाम बदल जाएगा। तो मैं बताऊंगा कैसे होता है, किस तरह से होता है। एक सिंपल सा आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ प्रोवाइड किया गया है कि हाउ टू राइट सेल स्क्रिप्टिंग इन लिनक्स, एक बहुत बेसिक जानकारी दी गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि सबसे पहला हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में जब आप सीखते हो पहली बार, तो हमारा पास एक होता है, वो होता है हेलो वर्ल्ड। तो चलिए देखते हैं कि हेलो वर्ल्ड जो सच एज प्रोग्राम हर कोई प्रोग्रामर जो होता है स्टार्ट जब करता है तो ये इसी से ही उसकी शुरुआत होती है। तो वो चीज कैसे होगा, वो चीज तो फर्स्ट स्क्रिप्ट हम लोग देख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्क्रिप्ट
जो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से तो ये हमारा पहला स्क्रिप्ट है। तो पहला स्क्रिप्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम का है। सो राइट ए स्क्रिप्ट विच से हेलो वर्ल्ड। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, जैसे सी में भी आपने लिखा होगा उस तरह से। तो सबसे पहले तो हम एक फाइल बनाएंगे और उसका नाम एज सच, जैसे कि मैंने बताया कि first.sh। अब इसका नाम बदल सकते हो। आप बोलोगे कि सर मैं नाम बदलना, तो बदल दो, जब सेव करोगे hello.sh कर देना, ठीक है, हेलो वर्ल्ड या hello.sh। अब देखिए उसमें कौन कौन से लाइन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो है आपको सेल इंटरप्रेटर के बारे में आपके पास यहाँ लिखा गया है। दूसरा लाइन जो होता है आप ध्यान देना, इट्स इन कमेंट्स। ये जो लाइन लिखा हुआ है दिस इज फॉर कमेंट। लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है ये कमेंट, जैसे आप लोग यूज करते हो ना कमेंट के लिए, कैसे करना पड़ता है। सी में आप कमेंट्स के लिए यूज करते हो, स्लैश का यूज करते हो, तो उसी तरह से यहाँ पे जो कमेंट्स है वो इस तरह से लिखा जाता है। अब देखिए ये खास लाइन, ये खास बात है, आप देख सकते हो जब आप इसको करते हो तो इको कमांड एक तरीके से प्रिंट की तरह काम करता है। जैसे आपने प्रिंटफ यूज करते हो सी में, उस तरह से यहाँ पे इको कमांड सीधे सी बात क्या करता है, ये जो हमारा पार्ट है हेलो वर्ल्ड, इसको, तो इसका मतलब है ये सेपरेट कमांड है और ये हेलो वर्ल्ड जो होता है उसका सिंटेक्स है, मतलब जो आपको प्रिंट करना है तो उसको आप ऐसे करोगे। अब यहाँ पे देखिए अगेन एक कमेंट्स यूज किया है, दिस इज ए कमेंट्स टू, यानी बताने के लिए कि आप प्रिंट कर रहे हो। यहाँ पे मैसेज लिख सकते हो कि प्रिंटिंग। अब जैसे यहाँ पे इतना बड़ा लिखा हुआ है, इसकी जगह आप जो होता है इसको हटा के यहाँ पे सीधा सीधा ऐसा भी लिख सकते हो कि प्रिंटिंग, प्रिंटिंग पर्पस के लिए लिया गया है। आप चाहे तो ये कमेंट में लिख सकते हो यहाँ पे कि फॉर द इंटरप्रेटर। तो इसमें नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है देख सकते हो कि द फर्स्ट लाइन टेल्स यूनिक्स दैट द फाइल इज टू बी एग्जीक्यूटेड बाय, यानी आपका जो इंटरप्रेटर है किस डायरेक्टरी में रखा हुआ है उस एग्जीक्यूटेबल को एग्जीक्यूट करने के लिए कॉल करता है। सेकंड, द सेकंड लाइन बिगिंस विद स्पेशल सिंबल्स। ये आप देख सकते हो दिस इज मार्क द लाइन एज ए कमेंट्स, वो कमेंट्स की तरह होता है। एंड इट इज इग्नोर्ड कंप्लीटली बाय द सेल। तो इसका मतलब है जो आपने सेल का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जैसे bin/sh, तो उसमें ये जो हैश है वो इंप्लीमेंट नहीं होता है, एग्जीक्यूट नहीं होगा। लास्ट पॉइंट में आपको दिया हुआ है द थर्ड लाइन runs a commands echo with 2 parameters of arguments, ठीक है। द फर्स्ट इज हेलो, द सेकंड इज वर्ड। तो इसका मतलब है दो चीजों को साइड बाय साइड वो करता है। तो बस बहुत ही बेसिक प्रोग्रामिंग है जो आप देख सकते हो कि आप सेल स्क्रिप्टिंग में कैसे होता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बेस्ड प्रोग्राम, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि यहां तक जो मैंने आपको समझाया सारा चीजें अंडरस्टैंड हो चुका है, आप लोगों को समझ में आ गया है? यस सर। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट। तो ये फर्स्ट स्क्रिप्टिंग। अब सेकेंड हमने तो लिख लिया, अब इसको रन करना है, क्योंकि हमारा सारा कंटेंट जो होता है कहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यानी first.sh में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमको एग्जीक्यूट, सेकंड स्टेप जो होता है वो एग्जीक्यूट करना है, उसको रन करके चेक करना है। तो यहाँ पे हमको ये समझना पड़ेगा कि होता क्या है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक दो चीजें समझा रहा हूँ तो उसको ध्यान से देंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ch मोड के बारे में आपको बता दिया था। तो ये जो कमांड है इसको पहले आपको रन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हो कि उस कमांड को मैंने दिया। अब इस कमांड को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब आप फाइल को बनाते हो तो उसमें उसका परमिशन नहीं रहता है। अब हम यहाँ पे परमिशन देते हैं, तो हमारे पास जो परमिशन होता है रीड, आर के लिए रीड होता है, आप ध्यान दोगे यहाँ पे, ठीक है। डब्ल्यू के लिए राइट होता है, और ई जो होता है RWX, ये X होता है, इसके लिए होता है एग्जीक्यूट। तो इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास ये होता है यानी X होता है तो इसका मतलब है वो फाइल को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। एग्जीक्यूट मतलब रन करोगे तो अपने आप रन करेगा। जैसे कि .exe आपके विंडोज या डॉस में होता है .exe जो काम, तो ये चीजें यहाँ पे exe तो नहीं होता है, लेकिन ये परमिशन अगर रहता है तो वो एग्जीक्यूटेबल हो जाता है। दूसरा, जैसे राइट आपका कमांड है, तो राइट मतलब होता है कि उस फाइल में आप एडिट कर सकते हो अगर ये परमिशन है। और सपोज कर लो रीड है तो इसका मतलब है उसको रीड भी कर सकते हो। अगर मान लो रीड नहीं है,
राइट और एग्जीक्यूटेबल है, तो इसका मतलब है उसमें राइट और एग्जीक्यूट कर सकते हो और रीड नहीं कर सकते, तो ऐसे परमिशन होता है। तो चेंज मोड जो होता है वो वही चीज बताता है कि आपके पास जो होता है 3 तरीके का यूजर होते हैं। तो 3 तरीके का यूजर के लिए, ये फर्स्ट यूजर के लिए, ये सेकंड यूजर के लिए और ये थर्ड यूजर के लिए, और हर एक यूजर के लिए ये 3 परमिशंस होते हैं। अगर मैं फर्स्ट यूजर की बात करता हूं तो इसमें भी R होता है, W होता है और X होता है। सेकंड यूजर की बात करता हूं तो इसमें भी R होता है, W होता है और X होता है। और थर्ड यूजर की अगर मैं बात करता हूं, थर्ड टाइप का यूजर मतलब जो मैंने क्रिएट किया, एक ग्रुप क्रिएट किया, एक ओवरऑल यानी सबके लिए ग्लोबल हम बना देते हैं, तो इसमें भी W होता है और इसमें भी X होता है। तो ये समझ में आ रहा है आपको? तो इसका मतलब होता है कि जो पोजीशन में जैसा लिखा होगा, अब सपोज कर लो मैं यहाँ पे 1 1 1 करता हूं, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, कौन बताएगा? ये 3 बाइनरी नंबर है, इसका करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर क्या आएगा बताओ? सर 1 2 4 4 to 6 7 सर 7 7 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब अगर मैं यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 करता हूं तो कितना आएगा बताओ? 5 5 आएगा। और मैं अगर यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 करता हूं तो ये भी क्या आएगा? 5 आएगा। तो इसका मतलब होता है कि मैं अगर एक फाइल को 3 यूजर के लिए इस तरह से परमिशन देना चाहता हूं, फर्स्ट यूजर टाइप के लिए, यानी जो फर्स्ट के यूजर टाइप होता है उसमें रीड राइट एंड एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए, जो कि एक यूजर जो मैं होता हूं, मैं फर्स्ट में आता हूं, यानी मैंने जो क्रिएट किया है, एक जो लॉगिन करके एक यूजर जब लॉगिन करता है वो एक यूजर कहलाता है। ठीक है, यूजर का मतलब मैं, यानी कोई भी बैठ के अगर कर रहा है उसका मतलब नहीं है कि मैं अगर कोई कोडिंग कर रहा हूं और मैं उसी कोड को कोई दूसरा आके कर रहा है तो वो दूसरा यूजर, ऐसा नहीं है। यूजर की पहचान उसके लॉगिन से होती है। इतना चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए कि एक यूजर की पहचान लॉगिन, यानी मैं जिससे लॉगिन किया हूं वो मैं यूजर हूं, तो उस लॉगिन से अगर मैं हमेशा लॉगिन करूंगा तो मुझे ये वाला परमिशन मिल जाएगा। तो इस परमिशन में मैं अगर कुछ भी देता हूं तो वो चीजें मेरे लिए यूजफुल है और वो चीजें मेरे लिए एप्लीकेबल है। बाकी मैं ग्रुप के लिए या फिर ग्लोबल के लिए अगर मैं यूज करना चाहता हूं तो कैसे होगा, तो CH मोड के फंक्शन को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें समझ में, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई। 755 क्यों लिखा गया है? यस सर। यस सर। बाकी लोगों को समझ में आ गया कि ये क्यों लिख रहे? क्योंकि परमिशन दे रहे। तो यानी 1 में हमारा 7 है, नंबर ऑफ यूजर एक्सटेंडेड हो सकते हैं ना? नंबर ऑफ पीपल एक्सटेंड हो सकता है, तो उसके लिए यूजर, आप जैसे यूजर में परमिशन देके रखे हो, तो अगर कोई तीसरा बंदा आपके यूजर से लॉगिन करके वो इस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है। आपको समझ में आ गया पहला वाला? यस सर। सर ये ग्रुप ऑफ यूजर्स के लिए होता है। इसका पहला वाला? यस सर। हाँ वो कहा, मैं मतलब एक्चुअली सीक्वेंस याद नहीं आ रहा था। तो ये ग्रुप ऑफ यूजर्स, यानी आप जैसे अभी पूछ रहे थे कि कोई भी यूजर, तो ग्रुप ऑफ यूजर्स में अगर ये परमिशन रहा तो यानी कोई भी अगर एक ग्रुप में लॉगिन हो रहा है, जैसे ग्रुप में एक परमिशन भी देते हैं, ऐसे भी होता है यूनिक्स में कि आप ग्रुप बना सकते हो यूजर्स के, तो वो परमिशन पहला क्या होता है? ग्रुप। दूसरा क्या होता है बता सकते हो? मेरे को याद नहीं आ रहा। ग्रुप हो गया, यूजर हो गया, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई। चलो वो बात की बात है कि कौन सा किस ग्रुप के लिए। अब देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 755, ये चीजें समझ में आ गई कि नहीं ये बताओ? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब आप जब स्टडी करेंगे चेंज मोड में तो उसमें आपको जाके उसमें और अच्छे से पता चल जाएगा कि ये जो 7 है यानी 5 है, यानी मैक्सिमम वैल्यू 7 हो सकता है और मिनिमम जो होता है आपका 0 भी हो सकता है 1। तो यानी ये परमिशन, तो आप अगर इस तरीके का परमिशन करते हो और इसके बाद इसको आप चेक करते हो, जैसे ls कमांड के थ्रू फर्स्ट ऑफ s को चेक करोगे तो उसके सामने उसका परमिशन दिया रहेगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा परमिशन होता है, वो चीजें आप भी चेक कर सकते हो कि पहला कौन सा परमिशन देता है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। मेरे दिमाग में इतना थोड़ा अभी हट गया है, मेरे को याद नहीं आ रहा है कि वो कौन सा परमिशन है, लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि 3 टाइप के यूजर्स के लिए परमिशन हम इस न्यूमेरिकल वैल्यू से कर सकते हैं। अगर हम इसका बाइनरी कन्वर्जन देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1 1 1 यानी हम इसको 1 मतलब परमिशन दे रहे हैं, 0 मतलब परमिशन नहीं दे रहे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ जैसे 0 लिखा हुआ है नो परमिशन यानी राइटिंग परमिशन। तो ये चीजें आपको क्लियर कट समझ में आ गई कि हम ग्रुप को किस तरीके का 3 परमिशन में डिवाइड करते हैं।
तो ये चीजें आपको चलाना जरूरी है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ch मोड के थ्रू उसको एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए हमने उसके मोड को चेंज किया, तो ये एग्जीक्यूटेबल बन गया। अब एग्जीक्यूटिव अगर 7 नहीं होता 6 होता तो वो एग्जीक्यूटेबल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला 1 अगर हटाते हो तो ऑलवेज भी ये आपको इवन नंबर देगा। ऑड नंबर एक ही में आता है जब आप एग्जीक्यूटेबल को परमिशन देते हो। तो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा है कि 7 का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल। तो हम एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए उसको हमने ऐसा करके लिखा है। अब हमारा फाइल एग्जीक्यूटेबल बन गया। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे लिखने का तरीका। तो देखो इसको मैंने एग्जीक्यूटेबल तो बना दिया, अब इसको रन कैसे करूंगा, ./first.sh। अगर ये ./ नहीं लगाओगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं करता, क्योंकि यूनिक्स में ये, लिनक्स या यूनिक्स में जब आप किसी भी एग्जीक्यूटिव फाइल को कॉल करते हो, रन करते हो, तो इस तरह से आपको लिखना पड़ता है। ये जो आपका पोर्शन है उसको लिखना पड़ता है ./first. अब जब आप एंटर मारोगे, एंटर करोगे, देन यू विल गेट दिस मैसेज। तो आपको समझ में आ गया प्रोग्राम को लिखना और प्रोग्राम को रन करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स है। पहला स्टेप्स प्रोग्राम को लिखना, दूसरा स्टेप्स ये हो गया, और तीसरा स्टेप एग्जीक्यूट करना। तो क्लियर कट समझ में आ गया सबको कि कैसे करके फर्स्ट प्रोग्राम को हमने लिखा और उसको एग्जीक्यूट किया। तो क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ? यस यस सर। ठीक है, आज हम लोग यहां तक पढ़ के छोड़ देंगे। व्हाट इज वेरिएबल, सेल वेरिएबल क्या होता है इसको आप जान लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम उसको फर्दर पढ़ाई करेंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का वो है व्हाट इज सेल वेरिएबल। जैसे मैंने बताया इसमें स्क्रिप्टिंग के फीचर्स होते हैं, यानी इसमें वेरिएबल में आप डेटा वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में ये बता रहा है कि वेरिएबल, ठीक है, अब कहते हैं कि ये जो हमारा वेरिएबल होता है, वेरिएबल स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स एंड नंबर, यानी इसमें कैरेक्टर को भी स्टोर कर सकते हो या न्यूमेरिक वैल्यू को भी आप स्टोर कर सकते हो। तो वेरिएबल का मतलब क्या है, जो आप नॉर्मल लैंग्वेजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हो वो सारी चीजें यहाँ पर भी अवेलेबल है। सेल वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड देन कैन बी सेल ओनली। तो इसका मतलब है दे कैन बी सेल, तो यानी स्टोर इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो। एज वेल एज इसकी खास बात ये होता है, रेस्ट्रिक्शन ये होता है कि ये खाली सेल के लिए ही होता है, यानी ये ग्लोबली कुछ काम नहीं करता, ये सेल प्रोग्रामिंग के लिए ही होता है और उसको टाइम बिंग टेम्पररी बेसिस पे वो यूजर के लिए या प्रोग्रामिंग के लिए वो हेल्पफुल होता है। तो इसलिए सेल वेरिएबल का यूज होता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए होता है और वो सिर्फ सेल पे ही काम करता है। A symbolic name for a chunk of memory to which we can assign values, read and manipulate its contents। तो इसका मतलब होता है आप अगर सेल वेरिएबल का यूज कर रहे हो तो उसमें वैल्यू को असाइन कर सकते हो, उसके वैल्यू को रीड कर सकते हो और उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हो, उसके कंटेंट्स को, सेल वेरिएबल के कंटेंट्स को। तो ये इसके फीचर्स में आ रहे हैं। नेक्स्ट वन, द वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल कैन बी रिटर्न और used by adding a prefix। तो इसका मतलब होता है अगर आपको यूनिक्स के सेल वेरिएबल को इंप्लीमेंट करना है तो खास बात क्या है वो देख लीजिए, $साइन आपको यूज करना पड़ेगा। उसके सिवा आप उस सेल वेरिएबल को एग्जीक्यूट नहीं कर, एग्जीक्यूट मतलब एक्सेस नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, या कोई वैल्यू उससे रिटर्न नहीं होगा। जैसे सपोज कर लो आपने एक वेरिएबल का नाम दे दिया है नेम, ठीक है, अगर आप नेम करके टाइप करोगे नथिंग, इसमें कोई भी इनपुट नहीं होगा, नथिंग, यानी ये एग्जीक्यूट करने के बाद कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसके साथ $साइन लगा के, जैसे डॉलर, यहाँ पे भी एक डॉलर का आपका बेस है, अब डॉलर के साथ अगर आपने नेम लिख दिया है तो यहाँ पे कंटेंट ऑफ द वेरिएबल, यानी वेरिएबल के अंदर कुछ कंटेंट होगा उसको डिस्प्ले कर देगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा इंपॉर्टेंट कि $साइन का यूज करते हुए ही उसके वैल्यूज को रिटर्न कर सकते हो या यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल, यू कैन सी दैट एग्जाम्पल, कौन कौन से एग्जाम्पल है। सबसे पहला, हमने एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम हमने दिया है वेरिएबल और उसमें हमने कंटेंट डाल दिया है हेलो। अब देखिए यहाँ पे ये खास बात है, देख सकते हो विदाउट $साइन यूज करोगे तो ये काम नहीं करेगा। तो इको जो होता है प्रिंटिंग स्टेटमेंट की तरह काम करता है, तो वेरिएबल के कंटेंट को वो डिस्प्ले कर देगा।
तो ये जो 2 लाइन है वो उसमें आपको वेरिएबल का यूज करना बताया है कि असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल कंटेंट। इसके बाद नेक्स्ट अनदर एग्जांपल ऑफ वेरिएबल, जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है सिंपल से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हमने यूज किया है। तो सबसे पहला तो हमने सेल इंटरप्रेटर का एड्रेस दे दिया है, इको व्हाट इज इन योर नेम। तो इसका मतलब यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से उसने एक मैसेज डिस्प्ले किया, जैसे आप प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करते हो मैसेज डिस्प्ले करने के लिए कि इंटर एनी 2 नंबर्स, ऐसा करके मैसेज डिस्प्ले करते हो जब आप प्रोग्रामिंग सीखते हो वो। उसके बाद उसने रीड नेम किया है, तो देखिए उसने एक नाम को रीड किया है, ठीक। तो इसका मतलब है इसमें डिक्लेरेशन की कोई जरूरत नहीं है, जहां पे आपने यूज किया वो एक नाम असाइन हो जाता है। तो रीड नेम आपने डिक्लेयर किया, तो नाम एक नेम नाम का एक वेरिएबल, तो नेम इज ए वेरिएबल, यानी यहाँ पे जो मैंने नाम बताया दिस इज एन वेरिएबल, ये एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब इस वेरिएबल को मैं यूज करना चाहता हूं, तो देखिए नेक्स्ट लाइन में आपको बताया कि इको हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। तो इसका मतलब है जैसे सपोज कर लो एक नाम हमने रेट किया है एबीसी, सो हाउ डू यू डू एबीसी, उसको पूछ रहा है आप क्या कर रहे हो एबीसी, मतलब आप कैसे हो, हाउ डू यू डू, और क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका जो होता है डिस्प्ले होगा, तो इसका मतलब होता है हाउ डू यू डू, यानी यहाँ पे जो डिस्प्ले होगा तो यू कैन सी दैट हाउ डू यू डू ऐसा, और साथ में कॉमा देके एबीसी, क्योंकि डॉलर नेम के बदले में एबीसी प्रिंट हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। तो मैंने अपने एक स्टेटमेंट में इस तरह से वेरिएबल का यूज करते हुए देखिए, तो इसका आउटपुट क्या होगा, यू कैन सी दैट यहाँ पे। अब एक नेक्स्ट रीड करता हूं, उसमें सेकेंड वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल, तो ये जो वेरिएबल है हमने एक वेरिएबल लिया है, उसमें हमने कंटेंट एबीसी रख दिया है। अब हमने एक वेरिएबल लिया है सेकेंड वेरिएबल दैट इज नोन एज ए रिमार्क, तो ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, ये जो सेकंड वेरिएबल हमने लिया है। अब इसको यूज करना चाहते हो कि आई एम, जैसे रिमार्क में आपने आंसर दिया हाउ डू यू डू, उसमें आई एम फाइन, तो इसका मतलब है रीड, आपने इसमें रीड किया है तो फाइन। आप सपोज कर लो अब इसमें लिख दिया फाइन, तो इसका मतलब होता है कि नीचे जो आपका आंसर आएगा आई एम फाइन टू, हाउ डू यू डू, आई एम फाइन टू, ऐसा करके लिखा हुआ है। तो आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि वेरिएबल का हम यूज विदाउट डॉलर नहीं कर सकते, और यूज करना है तो डॉलर साइन इज इंपॉर्टेंट। तो ये बताइए समझ में आ गया एक और सिंपल से प्रोग्राम? यस सर। यस सर। Yes, sir. सबको आ गया? प्रॉपर्ली आंसर Yes, sir. कीजिए, यस सर। ठीक है। खुशबू, भूमिका, आप लोगों को समझ में आएगा कैसे करते हैं हम लोग? यस सर। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे वाइंड अप करेंगे। तो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, जिसमें मैंने आपको सेल स्क्रिप्टिंग के बारे में कुछ बताया। 2-3 जो हमारे पास क्लास रहेगा उसमें हम कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप स्टेटमेंट फर्दर हम लोग देखेंगे।